तो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं वो सब पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है। तो ये सारे टाइप्स जो है वो प्रिपेयर रखना अच्छे से। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब इस मैट्रिक्स में ये जो है वो रो है, इसको रो 1 बोलते हैं, ये वाली रो 2 है और ये वाली रो 3 है। ये जो है वर्टिकल वो कॉलम है, तो इसको C1 कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी जो होती है Aij, ये m क्रॉस n, इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n करके निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बहुत सारी मैट्रिसेस निकलती हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, लास्ट टाइम नेटवर्क में काफी दिक्कत आ रही थी तो मैं एक बार रिकॉल भी करा देता हूं जल्दी से। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होती है। तो देखो ये जो डायगोनल है, मैं एलिमेंट्स को सर्कल करता हूं, ए ई और आई, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स हो और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके जीरो हो। जैसे मान लिया 5 0 0 0 2 0 0 0 -3, तो ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि खुद सोचो अगर वो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, कुछ ऐसी मैट्रिक्स हो 1 5 3 2 9 7, इसमें कैसा डायगोनल, कहाँ का डायगोनल, डायगोनल बन पाएगा कभी भी? नो डायगोनल सर। से यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड का थर्ड एलिमेंट तो होना चाहिए ना, डायगोनल तो बन ही यस नहीं। सर। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगी। ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें ए आई जे जो एलिमेंट है m क्रॉस n, अच्छा m क्रॉस n ना लिखें इसको हम लोग m क्रॉस m ही लिखें, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम सेम होते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे ए आई जे वो जीरो होंगे, कहां पे, आई अगर जे के इक्वल ना हो। इसको समझो, ए आई जे विल बी जीरो, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई और जे इक्वल नहीं है तो सारे एलिमेंट्स उसके जीरो होंगे उस टाइम पे। मतलब कहने का, देखो ये जो एलिमेंट है वो A11 है, A11 है। ये कौन सा एलिमेंट है, A12। ये कौन सा एलिमेंट है, A13। ये इसी तरीके से 21 है, A21। ये A22, A23, A31, A32, A33। तो जो जीरो नहीं होगा वो क्या होगा, A11, A22 और A33, ये सारे जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। मतलब इनका जीरो होना कंपलसरी नहीं है, इनका जीरो होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनका जीरो होना कंपलसरी है डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। अब उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स थी। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे मान लो 5 0 0 0 5 5, सॉरी 0, फिर 0 0 5। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल के एलिमेंट जो है अगर वो इक्वल हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। और इसी में अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो जाए, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका नाम हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे भी बोलते हैं, या तो m क्रॉस m बोल लो,
तो कहने का मतलब इसका रो और कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे भी बोल सकते हैं अ मैट्रिक्स, या ऐसे बोले अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, या अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कहने का मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। ये ध्यान से सुनो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कहने का मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट उसका ऑर्डर है 3x3। बट ये दोनों वर्ड्स हम नहीं बोलते हैं, दोनों नंबर्स नहीं बताते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है। तो कहने का मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की है। तो उसी तरीके से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये 3 ऑर्डर की है, 3x3 की है, तो इसको I3 बोला जाता है। एक जनरल फॉर्म में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n×n है, तो उसको In से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास पे किया था। अब इससे आगे चलते हैं, मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस देखते हैं, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये सब करवाने के बाद पिछली क्लास पे यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद मैंने ये बोला था कि एक्सरसाइज जो है 3.1 उसके सारे क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं। तो ऐश्वर्या ने नहीं किया होगा। नहीं सर, अभी आज के बाद ना काफी टाइम मिलेगा, वैसे आज के बाद हम मंडे को मिलेंगे। फ्राइडे को तो ऑफ है, बीच में अगर कोई क्लास प्लान कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो आज के बाद हम मंडे को मिलेंगे। तो तब तक 3.1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। 3.2 आज मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके बता देता हूँ। सर मैंने एग्जाम्पल करे हुए हैं इसके, मतलब देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक बार तो करने हैं, सारे के सारे हाँ क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सारे हमको एक बार तो करने हैं। तो आज मैं 3.2 का सारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ओके, 3.2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये दोनों कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद हम ट्रांसपोज और इनवर्स वो सब करेंगे। तो अभी देखो 3.2 के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। तो मैट्रिक्स पे ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स हमको सीखना है। चलो अभी लिखने का काम नहीं करना है, ठीक है, बस समझो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो है एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस ऐसे लिखे। देखो एडिशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है m×n की, और दूसरी मैट्रिक्स है Bij, ये भी m×n की मैट्रिक्स है। देन C जो मैट्रिक्स है, मान लिया Cij, इसका ऑर्डर भी m×n है। तो हियर C is called the sum of matrices A and B where C is equal to A plus B। अब ये कैसे निकालते हैं C is equal to A plus B? तो Cij मतलब C मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो हैं, C मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो हैं वो कैसे लिखेंगे, A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, इनका सम करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है किसी भी दो मैट्रिक्स का सम निकालने का। एक जनरल एग्जांपल लें, अगर A मैट्रिक्स मान लिया हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, और कोई मैट्रिक्स, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया B11, B12, B13, C नहीं आएगा, B21, B22 और B23। तो अगर कोई बोले C जो है वो A प्लस B है, तो A और B का सम अगर C है, तो C मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, देखो अगर B भी 2x3 का है, ये भी 2x3 का है, मतलब इनका ऑर्डर अगर सेम है, तभी इन मैट्रिक्स का सम जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज सम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब C के जो एलिमेंट होंगे, C में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 3, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B का सम होगा। फिर से C के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पहली बात तो C भी 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो मतलब उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो उसमें रो और कॉलम का नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इसमें अगर 6 एलिमेंट्स है 2 into 3, इसमें अगर 6 एलिमेंट है 2 into 3, तो इसमें भी 2 into 3 एलिमेंट होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके जो 6 एलिमेंट्स होंगे वो इसके 6 एलिमेंट और इसके 6 एलिमेंट का सम, बट वो जो 6 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट्स ले रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये 1 1 जो है वो 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 1 किसी और के साथ ऐड नहीं होगा। तो सी के जो एलिमेंट्स होंगे, सी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 और B11 का सम होगा। फिर सी का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो A12 और उसके करस्पॉन्डिंग 1 2 कहां पे है, देखो ये है, तो B12। फिर 1 3 कहां पे है, ये 1 3 है, तो A13 और B13। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई सी की। दूसरी रो में 2 1, तो यहाँ पे 2 1 इधर है, A21 और B21। फिर A22 और B22। फिर A23 और B23। तो ये भी हमारा 2 × 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो ये तो हो गया सम। अब कई बार हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ M×N की मैट्रिक्स है ये। दूसरी मैट्रिक्स है BIJ M×N। तो D किसी ने डिफाइन किया एक दूसरी मैट्रिक्स D, C से हमने सम दिखाया, अब D ले लेते हैं। ये भी M×N का मैट्रिक्स है। तो अगर किसी ने बोल दिया D की वैल्यू A-B है, तो ये जो D होगा ना उसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, वेयर मतलब इस तरह से D = A-B इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस A and B वेयर D के जो एलिमेंट है क्या है वो Dij, दैट विल बी इक्वल टू Aij माइनस Bij। D के सारे एलिमेंट्स A और B के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलेंगे। तो देखो जो डिफरेंस ये वाला हम लिख रहे हैं ना, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकालते हैं DA, और जो -B है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो A में -B ऐड किया जाता है। तो -B जब ऐड किया जा रहा है, कहने का मतलब A + B, इस तरीके से A ये हो गया प्लस। अब -1 जो उसमें ऐड कर रहे हैं, तो -1 से B को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से B को मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वो कैसे होता है तो वो भी समझ लेंगे। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले एक काम करो, ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब, देखो स्केलर का मतलब पता होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लिया कोई मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स हैं Aij M×N का एंड KB एनी स्केलर नंबर। K कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में कुछ भी। देन B = KA इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A बाई नंबर K। और इसको लिखते कैसे हैं,
तो जो b की वैल्यू होती है वो k इंटू ए होती है। कहने का मतलब k जो होगा वो a के हर एक एलिमेंट को जाके मल्टीप्लाई करेगा, k अंदर शिफ्ट हो जाएगा और a के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो k a i j उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो मैं सम बता रहा था दो मैट्रिक्स का, तो a प्लस बी का सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a माइनस बी अगर निकालना हो तो a में हम माइनस बी ऐड करेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो b में -1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 क्या होगा, b के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब उन दोनों को ऐड कर लो। तो सम हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ मैट्रिसेस a एंड b। तो सम हमको निकालना आता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी, डोंट वरी। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो a में हम -b ऐड करेंगे, और -b का मतलब b में -1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले, फिर ज्यादा क्लियर होगा ये। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, ये मैं अभी लिख के देता हूं। ए एक मैट्रिक्स है, 8 0 4 -2 3, 6, 3 कॉमा नहीं है, 3 और 6 ए हो गया। और बी जो मैट्रिक्स है वो ऐसी है, 2 -2 4 2 -5, 1। पहले ऊपर का पार्ट लिख लो, फिर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो ये क्वेश्चन करना है। पहले ये पूरा पार्ट लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। हो गया कॉपी? हाँ सर। चलो अब यहां से देखो x कैसे फाइंड करेंगे। तो इस वाले से हमको x फाइंड करना है। एक बात और समझ लेना, क्या होता है ना, a में अगर हम -a को ऐड करते हैं तो ये नल मैट्रिक्स आता है। ये मत समझना कि a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाता है, नहीं, ये काम काटने वाला नहीं करना है, अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो जब भी जीरो होता है, बट उस जीरो को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स आता है, ए में अगर -a ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे क्लास 8th में स्टार्ट किया था, बहुत सालों पहले हमने ये चीज सीखी थी। 3x + 5 अगर 10 के इक्वल है, किसी ने बोल दिया x फाइंड करो, तो कैसे निकालते हो, ये 5 को वहां ट्रांसपोज करते हो, तो 3x हो गया 5। अब इस 3 को ट्रांसपोज करते हो तो 5/3। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, बट एक्चुअली ये होता कैसे सॉल्व है। 3x + 5 = 10 है, हम दोनों साइड पे -5 करते हैं, बट जल्दीबाजी में हम लोग क्या बोल देते हैं, 5 को ट्रांसपोज कर लिया। एक्चुअली हम दोनों साइड पे -5 ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं 5 से 5 कट गया, यहाँ 3x हो गया 5, तो हमको ये स्टेप मिल गया। अब यहाँ ऐसे पहुंच रहे हो, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 3 से 3 कट जाता है और x हमको 5/3 मिल जाता है, तो ये मिल गया। तो ये प्रोसेस हम अभी यूज करने वाले हैं, एक्चुअल प्रोसीजर जो है हम वो यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे 2a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखते रहना, अभी 2a, इधर 2a हमने माइनस कर लिया, 3x और इधर 5b, इधर भी 2a माइनस कर लिया। अब ये जो 2a और 2a है इसको काट मत देना, इसको क्या लिखोगे, नल मैट्रिक्स, +3 × x = 5b - 2a।
अब नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स होती है। एक प्रॉपर्टी होती है, 0 के साथ अगर नल मैट्रिक्स ऐड करोगे, मतलब ए के साथ अगर नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो रिजल्ट ए ही आता है, और ए में भी अगर नल मैट्रिक्स ऐड करो तो भी सेम आता है। तो जो नल मैट्रिक्स का एडिशन है किसी भी मैट्रिक्स के साथ वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव समझते हो ना? ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के इक्वल है तो ए और बी सम में कम्यूटेटिव होते हैं। समेशन जो होता है दो नंबर्स का वो कम्यूटेटिव होता है। 2+3 3+2 इक्वल होता है। प्रोडक्ट जो होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है। 2 × 3 3 × 2 सेम होता है। तो मैट्रिक्स के साथ वो होता है कि नहीं वो बात की बात है, बट अगर नल मैट्रिक्स है किसी मैट्रिक्स के साथ तो वो कम्यूटेटिव होता है और उसका सम कितना होता है? ए इटसेल्फ। तो यहां देखो, ये 3x में नल मैट्रिक्स ऐड किया तो 3x हो गया। इधर क्या बचा? 5b - 2a। अब यहाँ पे दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करो, या स्केलर नंबर है 3 तो इस 3 को वहां ट्रांसपोज कर सकते हैं। 5b - 2a। अब ये हमको निकालना है, तो ये सारा का सारा देखो, 5b क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 2a क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। बीच में माइनस है तो मैट्रिक्स का सम है। वो सब हम सीख चुके हैं। मैं एक बार x निकालता हूं। देखो यहाँ पे x होगा सबसे पहले 1/3। अब देखो 1/3 और ये 5 है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ b, तो 5 के साथ b यहाँ पे रख लो। 8 0 4 - 2 3 और 6, ये हो गया 5b। अच्छा a रख दिया, 5b रखना था, तो 5 के साथ b, ये देखो 2 - 2 4 2 -5 1, ये 5b हो गया। अब -2b है, इसको देखो कैसे लिखते हैं। 1/3 तो बाहर लिख दिया, 5b प्लस स्केलर नंबर -2 × a। ये समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्लियर है सबको? -2a को क्या किया हमने? अंजलि, यस सर। तो देखो यहाँ पे ये प्लस कर लिया, और a में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 2 का, -2 का इनफैक्ट। तो उसके बाद प्लस के साथ -2 × a यहाँ पे डाल लो। 8 0 4 -2 3 और 6। तो उसके बाद देखो 1/3, 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी। 5 सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेगा। 10 - 10 20 10 -25 और 5, और ये प्लस -2 का मल्टीप्लिकेशन, तो -16 0 -8 4 -6 और -12। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 1/3, 10 के साथ -16 ऐड तो -8, इस -10 के साथ 0 ऐड तो -10, 20 के साथ -8 तो 12, 10 के साथ 4 तो 14, -25 -6 -31, 5 -12 -7, तो ये हमारा x आ गया। बोलो क्लियर है? ये क्लियर है? सर वहाँ पे -6 होना चाहिए ना? यहाँ पे सर वो -8 जहाँ पे लिखा है 1/3। तो यहाँ पे 10 - 6, यस राइट, ये -6। ठीक है, चलो ये जल्दी से कॉपी कर लो। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही थी। आवाज थोड़ा सा क्रैक होके आ रहा है। एक बार अपना ऑडियो टेस्ट करो ना। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से इसको करो। दो मैट्रिक्स का सम दिया है x + y। x + y दिया है 5 2 0 9। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एंड x - y ये भी दिया है। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस 3 6
0 -1 फाइंड करना है x एंड y। चलो इसको करके देखो। ऐश्वर्या अभी आवाज ठीक आ रही है, मतलब ठीक हो गया नेटवर्क जो भी प्रॉब्लम है? यस सर। हेलो आवाज लाउड नहीं आ रही है। सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही सर क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज धीरे धीरे आ रही है बट कोई नहीं, मैं समझ पाऊंगा। ये क्वेश्चन करो। चलो हो गया। सर एक सेकंड। ओके सर डन। ओके ऐश्वर्या यस सर। कंप्लीट हुआ बेटा? कैसे करें अंजलि? सर वो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो सर पहले y को कैंसिल कर देंगे फिर, कैसे? मतलब सर जैसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करते थे इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड, हम्म सर उस वे से। करेक्ट। तो देखो पहले क्या करना है, x प्लस वाई ये एक मैट्रिक्स है और x माइनस वाई ये दूसरी मैट्रिक्स है। इन दोनों का हम सम निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो 5 2 0 9 ये हो गया x प्लस वाई, इसमें प्लस करेंगे 3 6 0 -1, तो ये कितना आ रहा है जरा एक बार देखें। 5 और 3 हो गया 8, 2 + 6 हो गया 8, 0 और ये भी हो गया 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? देखो यहाँ तो ऐसे लिखोगे ना इसको, ये y और माइनस वाई, पहले तो x और x मिलके हो गया 2x 2x, की वैल्यू आ गई ना। और ये कितना हो गया? नल मैट्रिक्स। इसको गलती से भी काट मत देना, ये नल मैट्रिक्स एक बार लिख देना, अच्छा लगेगा। तो नल मैट्रिक्स ऐड करके कुछ होता नहीं है, तो 2x की वैल्यू मिल गई 8 8 0 और 8। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा? 1/2, 8 8 0 और 8। तो 8 का डिवीजन करना है, ये कितना आ गया? 4 4 0 4। तो ये हमको x मिल गया। जिस तरीके से हमने x फाइंड किया है वैसे ही हम y भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो x प्लस वाई ये मैट्रिक्स और x माइनस वाई ये मैट्रिक्स, क्या सर करना है इन दोनों को? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे RHS में वही काम कर लेना। इधर कैसे लिखोगे? तो देखो इधर कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई, ये माइनस वाई है तो माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो x और x इस बार नल मैट्रिक्स और ये 2y। RHS पे तो जो डिफरेंस होगा वो प्रिपेयर हो ही जाएगा, तो यहाँ से फिर y निकाल लोगे 1/2 करके, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिखो इतना जल्दी से। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फिर उस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ये लिखना है किसी को? सर लिख लिया। ओके चलो, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना अच्छे से, वरना कंफ्यूजन होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इफ ए आई जे एम क्रॉस एन, ये कोई मैट्रिक्स है, एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये इसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे। अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना वो किस ऑर्डर के होंगे, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए अगर इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना है तो क्या है रूल, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले मैट्रिक्स का, ये देखो ये तो रो है और ये क्या है, कॉलम है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तभी प्रोडक्ट होगा। जैसे दूसरी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की हो, उसका रो n हो और कॉलम कुछ भी हो, तो ये वाला जो है वो रो है, ये वाला कॉलम है। मैट्रिक्स 1 ये मान लो A है, आर ए और ये सी ए, और ये आर बी और सी बी। कहने का मतलब ये पहली मैट्रिक्स का रो है, ये पहली मैट्रिक्स का कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है n और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है, अगर वो इक्वल होगा तभी इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। देन ओनली ए बी विल एग्जिस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसका ऑर्डर होना चाहिए, एंड द ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी, इसमें जो बच गए हैं ना नंबर्स जिन पे सर्कल नहीं है उस ऑर्डर का M हो जाएगा cross P. एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is defined only when the column of first matrix is equal to the row of second matrix. Okay, the order of product of these matrices, the order of किसका order, तो product of these matrices का order will be determined by the row of first and column of second matrix, row of first and column of second matrix। तो ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे किया है, उसी को इसमें वर्ड फॉर्म में लिख दिया है। पहली मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए, तभी इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। जैसे देखो यहाँ पे जो ये स्क्वायर के अंदर लिखा है ना, वो होगा ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। मैं ना एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है, इसको समझोगे अच्छे से। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, ये मैट्रिक्स है 1 2 3, माइनस में नहीं लेते हैं, अभी पहली बार कर रहे हैं तो सिंपल सिंपल लेते हैं, 2 3 5। ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए, तो 1 5 2 3 1 5, 1 5 नहीं 1 4। इसका क्या है ऑर्डर, 2 क्रॉस 3, नहीं ये 3 क्रॉस 2 है।
तो देखो इन दोनों में प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल है ना। तो कॉपी तो नहीं कर पाए होगी? मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं फिर से, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। हेलो सर। हाँ हेलो, जो दिखा रहे थे वो करें। ये ध्यान रखना, बस मैं छोटी सी बात लिख देता हूं। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर n क्रॉस p है। देन ओनली ए बी विल एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का देखो यहाँ पे कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा। एंड इट विल हैव ऑर्डर कितना होगा इसका? m क्रॉस p, m क्रॉस p, ये इसका ऑर्डर होगा। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करें ताकि प्रोडक्ट को हम समझ जाए अच्छे से। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1 5 2 4, ये पहली मैट्रिक्स हो गई। किस ऑर्डर की है ये? 2 क्रॉस 3। और दूसरी मैट्रिक्स ले लिया तो उसका रो होना चाहिए 3, 1 2 2 5 4 3, ये हो गया मान लो 3 क्रॉस 2। अब देखो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का रो है वो सेम है, तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करे, मतलब इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। सो ए बी कैसे लिखेंगे, इसको समझना अच्छे से। ए बी कैसे लिखेंगे समझना अच्छे से। देखो पहले मैट्रिक्स का जो रो है और पहले दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स का जो रो है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैट्रिक्स के रो में जितने भी एलिमेंट हैं उसके कॉलम में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, ताकि वो एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। तो मैं पहला फिर से आराम से डिटेल में लिख देता हूं, फिर से सुनो। पहले मैट्रिक्स का जो रो है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है, पहला कॉलम, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस होगा इसके साथ, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये ए बी का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अब ए बी का सेकंड एलिमेंट सर 1 होगा। क्या 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 ऐश्वर्या क्या? सर 2 into 1। अच्छा ये 2 है, ठीक ठीक, मुझे लगा 1 कोई था। बात नहीं, नंबर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 है मान लो, अच्छा हाँ 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है नंबर तो ठीक कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल है ये। ठीक है। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, आई मीन पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिख दिया। अब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो अब यही नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई ए बी की। अब बारी आती है दूसरे रो की, तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये दोनों एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, अब ये वाला इनके साथ, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है कौन सी ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। एक बार चेक करें हम लोग, डेफिनेशन से ये बात हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ए में जो सर्कल नहीं किया है वो होंगे ऑर्डर डिसाइड करने में। तो पहले मैट्रिक्स में जो रो है वो कितनी है? 2, और दूसरे में कॉलम कितना है? 2। तो ए बी जो होनी चाहिए वो 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, आ भी रही है 2 क्रॉस 2 की। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 4,
ये हो गया 4 प्लस 15 प्लस 3, ये हो गया 10 प्लस 4 प्लस 16, 10 प्लस 10 प्लस 12, ये 2 क्रॉस 2 इक्वल टू, चलो ऐड करो, कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 22, ये 22, कितना हो 30, गया? और ये 32. हमारा हो गया A क्रॉस B। अच्छा, इसी मैट्रिक्स में अगर हम B क्रॉस A निकालें, B क्रॉस A निकालें, अगर B क्रॉस A देखते हैं पहले पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो B क्रॉस A अगर हम निकालें तो B में कितने, क्या है B का नेचर, तो B जो है वो 3 क्रॉस 2 का है, और A जो है वो A कितने का है 2 क्रॉस 3। तो फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरे में नंबर ऑफ रो है, दोनों सेम है, तो कहने का मतलब ये भी पॉसिबल है, B क्रॉस A भी पॉसिबल है। Yes, sir. निकालते हैं क्रॉस A। तो B को यहां लिखते हैं, ये देखो B इस तरीके से लिख लिया, 2 2 2 5 4 और 3, और A लिख लिया 2 3 1 5 2 4। अच्छा, BA जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा, ये भी समझ आना चाहिए कि BA जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी, उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। कैसे लिखेंगे 9 एलिमेंट्स को, यहां देखो, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 यहां देखो, प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब फिर ये वाला सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो देखो, 2 और 5 हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4। समझ में तो आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। चलो ये निकालें अगर, तो ये हो गया 4 और 10 14, 6 और 4 10, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4, ये 8 प्लस 2। जो हाँ, सेकंड एलिमेंट है सर फर्स्ट रो का, सर ये 2 इंटू 3 और 5 इंटू 2। ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2। अच्छा, सॉरी. नहीं, कोई मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होती है, देख लेना, अगर कुछ मिले तो अजीब लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे ये तो ठीक है ना ऐश्वर्या, ये तो ठीक है। सर एक बार बताना कि कौन सा किसके साथ. अच्छा, अच्छा समझ आ गया. अच्छा अच्छा. नहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि हाँ, ये ना आगे फिर सर 2 2 है, ये पहले 2 5 से होके फर्स्ट एलिमेंट, 3 2 से होके सेकंड एलिमेंट और 1 4 से होके थर्ड एलिमेंट थर्ड फर्स्ट रो. एलिमेंट। यस यस, और ऐसे ही सेकंड थर्ड करना है. हाँ, ऐसी सेकंड रो जब लिखेंगे ना, देखो 2 और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरी सेकंड रो फिल हो जाएगी। ठीक है जब सर. 4 और 3, मतलब बी को ध्यान रखो, बी को प्रायर समझो, तो बी का थर्ड रो अगर यूज कर रहे हो तो बी ए का थर्ड रो फिल होगा। तो अब जैसे मान लो ठीक है फर्स्ट रो सर. अगर हम फिल करना चाहते हैं, 2, 2 आई मीन 2 और 2 बी का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो है, तो 2 2 इस 2 5 से करेगा तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फर्स्ट रो की बात हो रही है, सिर्फ फर्स्ट रो की, ओके। तो 2 2 इस 2 5 से, फिर 2 2 इस 3 2 से, फिर ये 2 2 1 4 से, तो तीनों हमारे फर्स्ट रो में आ जाएंगे। अब बी ए का जो सेकंड रो होगा वो 2 5 से निकलेगा, तो 2 5 2 5 को करेगा, फिर 2 5 3 2 को करेगा, फिर 2 5 1 4 को करेगा, फिर 4 3 2 5 को, 4 3 3 2 को, 4 3 1 4 को। इससे हमारी थर्ड रो भर जाएगी, ओके।
यस सर। तो ये हो गया 4 और 25 29, ये 6 और 10 16, ये हो गया 2 और 20 22, 8 और 15 23, 12 और 9 21, 4 और 12 16। तो ये देखो 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए था, 3 क्रॉस 3 का आ भी रहा है। तो यहां पे एक चीज हमको पता चल रही है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। कहने का मतलब मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव। एक ही कंडीशन है जब ये कम्यूटेटिव होता है, वो कंडीशन हम अगली क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो इस पे मैं स्टार बना के इसको छोड़ता हूं। इसका प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव एक ही शर्त पे होता है। वो क्या शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो वो प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो जाता है, अदरवाइज प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसका एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक और चीज बता के फिर खत्म करता हूं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कब कम्यूटेटिव होता है। इस पे स्टार बना के अभी छोड़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया यस सर। अंजलि? Yes, sir. ओके, तो अभी हमने ये सीखा इन जनरल, ये जो लिखा है ना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव, ये इन जनरल है। तो जनरल वे में ये समझ सकते हो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, बट ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहां पे ए बी तो एग्जिस्ट करता है बट बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी मत समझना कि हर मैट्रिक्स के लिए ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेगा। दो मैट्रिक्स कोई भी ले लो, उनका खुद का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है ना, ए कोई मैट्रिक्स हो और बी कोई मैट्रिक्स हो, तो हर एक दो मैट्रिक्स के लिए प्रोडक्ट थोड़ा ना एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए बी एग्जिस्ट कर गया अगर मान लो, तो बी ए भी एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सिर्फ एग्जांपल लिखते हैं, तुम अपने आप बता दोगे कि किसका ए बी एग्जिस्ट करेगा और किसका बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मान लो ए आई जे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी कोई मैट्रिक्स है। तो बी में देखो, अगर हम नंबर ऑफ रोज को 2 कर लें तो बी आई जे ये 2 कर लें और इसको मान लो 3 कर लिया, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है। कहने का मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3 होगा ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। 2 अब चलो क्रॉस जरा बी 3। ए की बात कर लें। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? तो बी ए के लिए देखो, बी का कॉलम और ए का रो सेम होना चाहिए, वो सेम नहीं है। नहीं करेगा बी एग्जिस्ट। विल नहीं करेगा sir. not exist as column of B is not equal to row of A। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बात याद रखोगे, फॉर एनी टू मैट्रिक्स इफ A and B are two matrices in which AB exists, ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका AB एग्जिस्ट कर रहा है, then it is not necessary that BA will also exist। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर A भी एग्जिस्ट कर गया तो BA भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल करके फिर हम छुट्टी करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि ये एग्जांपल के बिना 3.2 नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 3.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं। बस एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल मैं समझा देता हूं बस। देखो किस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है 3.2 में, इसको समझना अच्छे से। एक मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है, शायद मुझे एग्जांपल 18 याद आ रहा है एनसीईआरटी का। एग्जांपल 18 है, पहले अभी क्लास खत्म होने के बाद इसको कर लेना, उसके बाद 3.2 में एंटर कर जाना। तो ये बुक से मैं लिख रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, 3 - 2 1 और 4 2 1। ए कोई मैट्रिक्स है, हमको ये प्रूव करना है
ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। कैसे करोगे इसको वो समझो। देखो इसके सारे टर्म्स तुमको निकालने हैं। पहले ए क्यूब निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे। तो यहाँ पे आई का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? तो अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आई जो होगा वो I3 होगा। कहने का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई हो गया। I3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो ए क्यूब कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए निकालोगे। पहले कैसे निकालोगे? ये ए रख दिया, ए को फिर से रख दिया, इसका प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब निकालोगे ए क्यूब, तो वो कैसे लिखोगे? ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये ए और ये ए स्क्वायर अभी अभी निकाला है, ये मिल गया तुमको ए क्यूब। तो पहला टर्म कंप्लीट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। फिर निकालोगे 23a। 23a कैसे निकालोगे? 23 को a से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 23 इंटू a, इस नंबर को शिफ्ट कर लोगे अंदर तो ये मिल गया। अब फिर 40 इंटू आई, तो देखो 40 और i कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 40 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये तीनों मिल गए हैं। अब लास्ट में तुम क्या करना, जो वैल्यू आएगी निकल के, ए क्यूब प्लस प्लस माइनस 23a लिख लेना, फिर प्लस माइनस 40a, इस सबको सॉल्व करना तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्कर में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्कर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद तुमको, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को। अगर बीच में कुछ पॉसिबल हो पाया तो मैं बता दूंगा। फ्राइडे ऑफ है तो उस दिन सारे क्वेश्चंस बैठ के करना। क्या क्या कर लेना है, मैं अभी शाम तक तुमको रिलेशन फंक्शन, सिर्फ रिलेशन फंक्शन की वर्कशीट शेयर करता हूँ, ITF की वर्कशीट शेयर करता हूँ। इसके बाद तुमको ये दोनों तो कर ही लेने हैं, 3.1 3.2 विथ एग्जाम्पल्स। ये सारे क्वेश्चन तुमको, इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। मंडे को हम मिलेंगे। मंडे का टाइमिंग है 7 to 9 PM। तो इसमें स्टार्टिंग का 1.5 घंटा हम पढ़ेंगे, 3.3 3.4 में क्या कॉन्सेप्ट है वो सिखाएंगे, लास्ट के आधे घंटे में डाउट ले लेंगे। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं मंडे को।